नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कर्नल मूल भार्गव है। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और कैमला गांव करनाल में जो है हरियाणा में, जिसमें पिछले दिनों किसान आंदोलन के नाम पे काफ़ी हंगामा हुआ, मैं उसका मूल निवासी हूँ। आज मैं आपको इन फार्मर्स बिल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सिर्फ कानून की जानकारी, पैरा बाइज पैरा, कि इन कानूनों में क्या है और क्या भ्रम है और क्या डर हैं और वो कितने ठीक हैं या कितने गलत हैं। मैं सिर्फ उन पे बात करूंगा। आप इस वीडियो को सुने और अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने मित्रों से, परिवार से इसको शेयर करें, क्योंकि आज भारत में चाहे आप बिल के समर्थन में खड़े हैं, विरोध में खड़े हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि पैरावाइज इन वीडियोस में, हर क्लॉज में, इन कानूनों में, क्लॉज में क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या बनता है और उसका किसान का या सामान्य आदमी के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। अभी तक ज्यादातर बातें सोशल मीडिया पे इस तरफ से या उस तरफ से हवा में करी जा रही है। तो इसलिए मैं ये जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, इसमें एक तरफ मैं बात समझाऊंगा, दूसरी तरफ कानून स्क्रीन पर होगा, वो पैरा, वो क्लॉज। तो आप इसको देखें और पसंद आए तो बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद। एक सबसे बड़ा मुद्दा और जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, काले कानून वापस लो। मैं पहले इस पे बात करता हूँ। काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, किसी ने इसको ब्रिटिश लॉ से भी कंपेयर किया है कहीं किसी। लेकिन अगर आप इस कानून को देखें तो जो पहला कानून है जिसमें कि फार्मर्स को अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनियों को मंडी के अलावा बेचने का हक मिला है, उसमें शब्द क्या है? ये है चैप्टर 2 पैरा 3, that subject to this provision of the act, any farmer or trader or electronic trading and transaction platform shall have the freedom to carry on interstate or intrastate trade and commerce in farmers produce in the trade area. शब्द है फार्मर शेल हैव फ्रीडम। एनी ट्रेडर में एंगेज, ये किसान के लिए नहीं है, ये ट्रेडर के लिए, कि ट्रेडर चाहे, अभी तक ट्रेडर्स को अनुमति नहीं है वो किसान से उसकी उपज खरीद सके। वो मंडी से ही खरीद सकते हैं और किसान सिर्फ मंडी में बेच सकता है। तो ये जो कानून है ये ऑप्शन देता है। शब्द क्या यूज किए गए? शेल हैव फ्रीडम, यानी कि आपको आजादी है। दूसरी चीज क्या है? मे एंगेज, विल एंगेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, आप कर सकते हैं आप चाहें। आप देखें तो जो पैरा 6 है वो बोलता है कि किसान को ये अनुमति होगी कि अभी जैसे कि वो मंडी में जाके अपना सामान बेच सकता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसके खेत के गेट पर आकर, द्वार पर आकर उसको बोलती है कि हमें आपकी उपज पसंद आ रही है और हम आपको ये रेट देंगे, आप हमें दे दो, तो वो वहां उसको सेल कर सकता है। सच्चाई ये है, मंडियों में सारा सामान नहीं बिकता। आज भी किसान सामान ऐसे बेच रहे हैं, पर जो खरीदार है उसको कानूनी रूप से ये अनुमति नहीं है, तो वो किसान को इस बात पे ब्लैकमेल करके पूरे दाम नहीं देता। पर अगर उसको अनुमति है और किसान को भी अनुमति है तो कानून हो गया। अब कानून के हिसाब से अगर चीज खरीदी जाएगी तो किसान को प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी। वो चाहेगा, अगर चाहेगा, शब्द वही है, ठीक है, कि आप चाहें तो इंश्योर कर सकते हैं। उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, जो स्पॉन्सर मतलब जो खरीदने के लिए आएगा उसकी जिम्मेवारी है कि वो टाइमली एक्सेप्टेंस का, तोलने का, खरीदने का, पेमेंट का बंदोबस्त उसकी जिम्मेवारी है, किसान की जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप सामान लेने किसान के घर गए हो, उसके खेत में, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको समय से सामान दें, ठीक है। एक इसमें इशू बोल दिया गया कि जी वो बाद में बोलेंगे जी क्वालिटी खराब है, हम सामान नहीं ले रहे आपसे। देखिए ऐसा है, बोल सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, बोल सकते हैं, लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्शन के बिना कोई भी चीज नहीं खरीदता। हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, देखा आपने महिलाएं कैसे उंगली से चेक कर करके लेती हैं। तो हम किसी कंपनी को ये कैसे बोल सकते हैं कि आप किसान से एग्रीमेंट तो कर लो पैसे देने का, पर उसके सामान की क्वालिटी चेक ना करो। तो जहां तक बात है क्वालिटी, बोलते फैक्ट्री प्रोड्यूस नहीं है, कैसे किसान तय करेगा? किसानों को अपनी फसल की क्वालिटी पता है। और मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना को जो सप्लाई होती है सब्जियों की, फ्रूट की, या और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को जहां एग्रीमेंट होते हैं आज भी, या मंडी से भी जो लोग सामान खरीदते हैं,
350 पेज का हर सब्जी का, हर फ्रूट का क्वालिटी मैनुअल बने हुए अब से नहीं है, पिछले 100 साल से हैं, 50 साल अपडेट होते रहते हैं। पिछले दिनों भी हुए थे 10-15 साल पहले, जिनमें बड़ी सिंपल सी परिभाषा होती है कि प्याज है तो 1 किलो में इतने प्याज होंगे, अंडे हैं तो हर अंडे का वजन इतना होगा, और अगर मान लिया नींबू है शक्ल से ऐसे दिखेंगे, आलू साफ होंगे, मिट्टी नहीं होगी। और किसान उन परिभाषाओं को आराम से समझते हैं, सब कुछ कागज पे लिखा हुआ है। आज भी क्वालिटी के बिना तो कोई चीज आप दाम तय नहीं कर सकते ना। तो इसमें ये कहना है कि वो कल को बोलेंगे क्वालिटी खराब है हम नहीं ले रहे, अगर ठीक से लिखा होगा तो आज भी लाखों करोड़ों टन फ्रूट और जो सब्जियां हैं और जो और प्रोड्यूस हैं, दाल चावल है, वो एक लिखी गई क्वालिटी जो उस पेज पर लिखी गई उसके हिसाब से बिकती है। तो ये बात मैं नहीं मानता कि किसान को ये कैसे करेगा जी मेरे खेत की क्वालिटी क्या है। किसान को आपसे ज्यादा मालूम है। जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसमें बोला जा रहा है कि अब सरकार ने एक एग्रीमेंट, ऐसा कानून बना दिया है कि अब आपको बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने खेत सौंपने पड़ेंगे। ये झूठ है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कानून पैरा 3 फार्मिंग एग्रीमेंट स्पष्ट रूप से लिखता है, ए फार्मर मे एंटर इनटू अ रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट। मे, मस्ट नहीं। सरकार के कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपको करना ही पड़ेगा। किसान चाहे तो कर सकता है, उसको अच्छा लगे, समझ में आए, बात ठीक लगे, रेट ठीक लगे, सामान मैं दे सकता हूं वो लगे तो वो कर सकता है। एक और बिंदु जिस पर काफी बातचीत चल रही है वो ये है कि भाई इस कानून के अंतर्गत किसान को अगर कंपनी पैसे नहीं देगी तो वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगा। मैं कानून आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो इसमें लिखा है पैरा 19, ये दोनों दोनों में लगभग सेम सी भाषा है दोनों कानूनों में। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन। इसमें क्या किया उन्होंने, एक रिकंसिलिएशन कमेटी बना दी जिसमें एसडीएम और डीएम होंगे। समझौता कर लो पहले, जैसे गांव में होता है, और उस रिकंसिलिएशन कमेटी को उन्होंने सिविल कोर्ट की पावर कानून के अनुसार दे दी। आपको मैं बता दूं, आज भी जो मंडी एक्ट है जिसके अंतर्गत पिछले 50 साल से लोग सामान खरीद बेच रहे हैं, उसमें भी रिकंसिलिएशन समझौता कमेटी में एसडीएम और डीएम के लोग होते हैं। कोई ये नई बात नहीं है। जो ये किसान मंडी का जो समर्थन कर रहे हैं, मंडी में जाके भी यही होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लिया मंडी में किसान को न्याय नहीं मिला, ऐसा तो नहीं है कि आड़ती सारे ईमानदार हैं, तो किसान कहां जाता है? कोर्ट में जाता है ना। वो मैं बात बाद में, पहले आप सिविल कोर्ट का मतलब समझिए। भारत में जो मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, मेरी जानकारी है सिविल कोर्ट जब बोला जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके लेवल पे बोला जाता है। उसका मतलब ये है कि जो समझौता कमेटी जिसको ऑलरेडी सिविल कोर्ट की पावर दे दी है, उसकी जुरिस्डिक्शन जो अन्य सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से किसान नहीं जा सकता। आप इस अगर स्ट्रक्चर को देखें जो मैं दिखा रहा हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्राइम कोर्ट्स हैं। कोई भी सरकार उसके अंदर जाने से किसी भी नागरिक को रोक नहीं सकती, और अगर उन्होंने ऐसा कानून रखा है, नहीं तो जिस प्रकार से आज भी खेती करता है करता रहे, कोई रोक नहीं उसके ऊपर। तो कोई ऐसा काला कानून नहीं कि भाई अगर नहीं करोगे तो फांसी लगा देंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक रेंट एक्ट है जिसके अनुसार कोई आदमी अपने फ्लैट को किराए पे दे सकता है। सिर्फ इतनी आजादी है कि अपना फ्लैट आप चाहो तो किराए पे दे सकते हो, रिटर्न में एग्रीमेंट कर लो, इतना किराया होगा, इतने समय बाद खाली करना पड़ेगा, ये कंडीशन रखनी पड़ेगी। और पर उसका मतलब ये नहीं है कि रेंट एक्ट बन गया तो अब जिसके पास फ्लैट है उन सबको जबरदस्ती किराए पे देना ही पड़ेगा। ये कानून ऐसा नहीं बोलता है। मे एंटर है, शब्द बड़ा क्लियर है, कानून के जानकार जानते हैं इस बात को। तो ये कोई काला कानून नहीं है कि आपके गले में फांसी डाल के आपको दिया जा रहा है। जो बोल रहे हैं कि किसान नहीं चाहता अपना भला, उसे क्यों दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। आप नहीं चाहते मत लो, पंजाब के किसान नहीं चाहते हो मत लो, हो सकता है तमिलनाडु, आसाम, गुजरात या मध्य प्रदेश के किसान चाहते हो, या पंजाब में कुछ किसान चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। जो नहीं चाहता हो मत करे, जो चाहता है वो करे, इतनी ही ऑप्शन है। पर उस एक और बिंदु जिस पर काफी बातचीत चल रही है वो ये है कि भाई इस कानून के अंतर्गत किसान को अगर कंपनी पैसे नहीं देगी तो वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगा। मैं कानून आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो इसमें लिखा है पैरा 19, ये दोनों दोनों में लगभग सेम सी भाषा है दोनों कानूनों में।
नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिडिक्शन। इसमें क्या किया उन्होंने, एक रिकंसिलिएशन कमेटी बना दी जिसमें एसडीएम और डीएम होंगे। समझौता कर लो पहले, जैसे गांव में होता है, और उस रिकंसिलिएशन कमेटी को उन्होंने सिविल कोर्ट की पावर कानून के अनुसार दे दी। आपको मैं बता दूं, आज भी जो मंडी एक्ट है जिसके अंतर्गत पिछले 50 साल से लोग सामान खरीद बेच रहे हैं, उसमें भी रिकंसिलिएशन समझौता कमेटी में एसडीएम और डीएम के लोग होते हैं। कोई ये नई बात नहीं है। जो ये किसान मंडी का जो समर्थन कर रहे हैं, मंडी में जाके भी यही होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लिया मंडी में किसान को न्याय नहीं मिला, ऐसा तो नहीं है कि आड़ती सारे ईमानदार है, तो किसान कहां जाता है? कोर्ट में जाता है ना। वो मैं बात बाद में, पहले आप सिविल कोर्ट का मतलब समझिए। भारत में जो मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, मेरी जानकारी है सिविल कोर्ट जब बोला जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके लेवल पे बोला जाता है। उसका मतलब ये है कि जो समझौता कमेटी जिसको ऑलरेडी सिविल कोर्ट की पावर दे दी है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो अन्य सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से किसान नहीं जा सकता। आप इस अगर स्ट्रक्चर को देखें जो मैं दिखा रहा हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्राइम कोर्ट्स हैं। कोई भी सरकार उसके अंदर जाने से किसी भी नागरिक को रोक नहीं सकती। और अगर उन्होंने ऐसा कानून बना दिया तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि ये कानून ऐसी सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक दी उठा के। आप देखिए, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। High courts are the principal civil court of original jurisdiction in the state. However, high courts exercise their original civil and criminal jurisdiction only if subordinate courts in the state are not competent, not authorized by law to try matters for lack of territorial jurisdiction. मतलब अगर कोई ऐसा कानून बन गया जिसमें कि सिविल कोर्ट्स को सिविल कोई बात है उसको ट्राई करने का हक नहीं है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना सिविल कोर्ट का रोल अदा करती हैं। जिस प्रकार मिलिट्री जो कोर्ट्स बैठती हैं वो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन जो उसके अंदर होता है, अगर मिलिट्री कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिमिनल कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। वो उसके बाद सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, या आजकल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना उसमें जाता है। और सरकार इसमें भी किसान ट्रिब्यूनल, एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल बनाने के लिए मान गई है, परंतु फिर भी जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है कि कोर्ट में जाने का हक नहीं है। और जब कोर्ट में जाने की बात करते हैं कि अच्छा मिल जाएगा, तो फिर बोलते हैं अरे किसान कहाँ जाएगा कोर्ट में, उसको क्या पता चलता है कोर्ट के बारे में, कहाँ धक्के खाएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला था, अगर मंडी में आज की डेट में किसान को न्याय नहीं मिले तो भी तो कोर्ट में जाता होगा ना। 6-6 साल 8-8 साल मंडियों में पेमेंट नहीं होती है, कहाँ जाके न्याय मिलता है? क्या थप्पड़ मार के ले लेता है आड़तियों से पैसे? तो भी तो उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है ना। और मैं ये मानता हूँ किसानों को कोर्ट के बारे में जानकारी है। किसान जो लोग गाँव से पृष्ठभूमि से मेरी तरह आते हैं, कमाल है, गाँव में आपस में भाइयों के, बाप बेटे के, बीवी पत्नी के और ताऊ चाचे के हजारों केस जमीन के चलते हैं कोर्ट में सालों साल। आप जाओ कभी जाके देखो, किसी ग्रामीण कोर्ट में खड़े हो, दुनिया भर के ग्रामीण में खड़े हैं, सब जानते हैं। आप हमारे किसान को प्लीज इतना बेवकूफ मत समझिए। बोला है ठीक है, लेकिन अपना हक मांगना लेना जानता है। तो ये बात दो आप बड़ी अच्छी तरीके से। अब ये जो स्लाइड अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें केंद्र सरकार ने जो ये कानून में जो संशोधन किया है, जो अमेंडमेंट किया, उसमें क्या किया है, जो कंडीशंस जिसमें राज्य सरकार या कोई भी सरकार मार्केट पे नियंत्रण कर सकती है वो तय कर दी। एक तो हो गया कि भी ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, फ्लड है, वो तो आप विदाउट, या वॉर है, विदाउट एनी कंसिडरेशन यू पुट अ बैन, नहीं कोई जमाखोरी नहीं। तो अभी जो सरकार ने किया है, उन्होंने दो बातें की है। पहली चीज की है उन्होंने, जो पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जो हॉर्टिकल्चर आइटम्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे हमारे फ्रूट, सब्जी वगैरह वगैरह। तो उसमें किया कि अगर उनका दाम पिछले साल के एवरेज दाम से दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी कि मान लिया अगर पिछले साल आलू 10 रुपए किलो बिक रहा था और अभी 20 रुपए किलो हो गया, तो सरकारें उसमें इंटरवीन कर सकती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर सकती हैं। अभी भी वो कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन एक मोरल लिमिट लगा दी है। जरा सोचिए, अगर मान लिया आलू पिछले साल 10 रुपए किलो बिक रहा था, बहुत बार ऐसा होता है कि 50 रुपए बिक रहा है, 60 रुपए बिक रहा है, शोर मच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चुनाव तो आ नहीं रहा, लॉबीज पैसा बना रही है, बनाते रहो। और किसान को जो फायदा मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा इतना मिलता है कि 10 की जगह 20 का बिक जाए, उससे ज्यादा का नहीं बिकता। 3 की जगह 6 का बेच दे, 6 की जगह 12 का बेच दे, उससे ऊपर का प्रॉफिट कंपनी की जेब में जाता है। अभी सरकार ने वो मॉरल बॉन्डिंग लगा दिया। भाई अगर मान लिया आलू का एवरेज प्राइस पिछले साल 10 रुपए था
और अब 20 रुपए हो गया, तो कायदे से तुम्हें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना चाहिए, और अगर आप नहीं लगाते हो तो आपकी नीयत पे शंका की जा सकती है। समझिए मेरी बात? आप जो राजनीतिक निर्णय जो लिए जा रहे थे उसका एक आर्थिक आधार, इकोनॉमिक इंडिकेटर, पैरामीटर बड़ा क्लियर, बड़ा स्पष्ट सरकार ने दे दिया। और यही चीज उन्होंने की नॉन पेरिशेबल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स जो है, जिसमें कि हमारी दाल, चावल, गेहूं, ऐसी चीजें, अगर उसका रेट 50% एक्स्ट्रा हो गया, मतलब पिछले साल के मुकाबले अगर 50 की जगह 75 हो गया, या 60 रुपए दाल बिक रही थी 90 रुपए हो गई, तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर होर्डिंग रोकने का आदेश सरकार जारी कर सकती है। और अगर कोई सरकार मान लिया पिछले साल 60 रुपए का एवरेज रेट था और 120 पे 130 पे भी जाके प्रतिबंध नहीं लगाती है, तो जनता को पता चल जाएगा कि इंटेंशन क्या है। लेकिन किसान के लिए 60 से 90 के बीच में जो प्रॉफिट मार्जिन खेलने का मौका, या कंपनी के पास भी कह दो, दोनों के पास है। पहले क्या करते हैं, जरा सा फायदा कंपनी को नहीं हो रहा, इलेक्शन हैं और किसान जरा सा फायदा लेने का कोशिश करे, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दो, बात खत्म, आप नहीं रख सकते। किसान तो वैसे भी होर्डिंग करता नहीं। लेकिन अभी सरकार ने वो एक रेखा खींच दी, अभी भी वो पक्की रेखा नहीं है, लेकिन एक मोरल बैंडिंग लगा दिया, भाई अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आपके स्टेट के लोग ही आपसे पूछेंगे क्यों नहीं कर रहे हो। ये अंतर इसमें आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कितनी भी होर्डिंग कर ले और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये जो काम किया सरकार ने, बड़ा स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट काम है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम है। अभी तक सब कुछ राजनीतिक मनमानी पे चल रहा था। ठीक, अब आप इस स्लाइड को अगर आप देखें, पैरा 7 और पैरा 8 मैं डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के। ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं, ये है फार्मर्स प्रोड्यूस एक्ट चेंजेस, जिसमें कि फार्मर्स को ये छूट दी गई है कि वो अपना सामान खुली मार्केट में बेच सकते हैं। इसमें एक तर्क दिया गया कि जो सरकार ने बोला कि भी जो प्राइवेट मंडियां हैं उन पे किसान जब अपना सामान बेचेगा तो किसान को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्होंने उसको घुमा दिया कि सरकार ने बोला है प्राइवेट मंडी बनेगी, प्राइवेट मंडी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्राइवेट मंडी पे टैक्स की बात नहीं है, किसान पे टैक्स नहीं लगेगा। जो आज एपीएमसी की मंडी में टैक्स लगता है वो मंडी पे टैक्स नहीं लगता, वो किसान पे टैक्स लगता है। सारा टैक्स किसान को देना पड़ता है, मंडी नहीं देती है, आड़ती अपनी जेब से नहीं देता है। अगर 1000 रुपए की चीज सामान किसान बेचता है तो उसमें से 150 रुपए उसके टैक्सेस में चले जाते हैं, लगभग खर्चों में, टैक्सेस में, जो भी कह लो आप। सरकार ने बोला भाई नहीं, प्राइवेट मंडी में सेल करो, कोई टैक्स नहीं है, जो आपकी कीमत सामान की है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन स्पिन मास्टर्स उन्होंने घुमा दिया कि ये देखो प्राइवेट मंडी पे टैक्स लगाया नहीं, सरकारी मंडी पे लगा रखा है। भाई सरकारी मंडी में भी किसान पे टैक्स है, प्राइवेट मंडी में किसान पे टैक्स नहीं है। मैं कहता हूं सरकारी मंडी में भी नहीं होना चाहिए, पर फिर आड़ती कहां से कमाएंगे आप बताइए। और उससे फिर तर्क दिया, देखो जी मंडी का टैक्स आता है, उससे सड़क बनती है, रोड बनती है। मंडी नहीं बनाती, आप मंडियों का एहसान मत जताओ, किसान का पैसा है वो। अगर ऐसी बात हो तो यही लोग जीएसटी के अगेंस्ट क्यों बोल रहे थे? जीएसटी से भी देश की सड़क बनते हैं, सेनाएं चलती हैं टैक्सेशन सिस्टम से। किसान से क्यों टैक्स ले रहे हो? जो लाला अगर मान लिया 1000 रुपए में दाल खरीदेगा और आगे 1200 में बेचेगा, वो 200 रुपए प्रॉफिट पे टैक्स देगा ना। अभी आड़ती क्या करता है, 2.5% कमीशन किसान से ले लेता है और 1000 रुपए की चीज आगे 2000 में बेचता है लाला को, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो खेल ये है, ये मंडी टैक्स को इसलिए यहां मैं आपको समझा दूं, मेरे हिसाब से दोनों में नहीं होना चाहिए, ना प्राइवेट मंडी होना चाहिए ना सरकारी मंडी होना चाहिए, क्योंकि उससे सरकारी मंडियां खत्म हो सकती हैं। वो एक जेन्युइन कंसर्न है कि अगर सरकारी मंडियों में टैक्स लगता रहेगा तो कल को उनको खत्म होने की नौबत आ सकती है। तो मेरा मानना है सरकार को संशोधन करके, पर वो राज्य सरकारों का अधिकार है, केंद्र सरकार उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकती। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जमीनें चली जाएंगी। ये कानून बिल्कुल 100% क्लियर है, किसी किसान की जमीन पर no farming agreement shall be entered into for the purpose of any transfer, including sale, lease and mortgage of the land or premises of the farmer. किसान चाहे तब भी अपनी जमीन के अगेंस्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉर्पोरेट की तो बात छोड़ दो, कर ही नहीं सकता, जमीन जा ही नहीं सकती, ठीक है। फिर उन्होंने तारीख दे दिया, नहीं उसमें उन्होंने उसको लाला को रिस्पॉन्स वो दिया कि वो चाहे तो तुम्हारी जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है। जमीन पे कंस्ट्रक्शन करेगा तो क्या होगा देख लो, मैं उसका कानून बता देता हूँ। फिर किसी ने बोला वो जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर लेगा, स्ट्रक्चर हटा देगा, लेकिन जमीन खराब हो जाएगी। पढ़िए, raising any permanent structure or making any modification on the land or premises of the farmer unless the sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition at his cost
On conclusion of the agreement, expiry of the agreement, as the case may be, the structure will become of the farmer. मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर मान लिया किसान की मर्जी से, पहली बात तो हर चीज मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं है इसके अंदर, वो बोलेगा ठीक है जी मैं सामान बनाऊंगा, लेने आएंगे, कहाँ रखेंगे, ठीक है छोटा सा गोदाम बना देते हैं, ठीक है आप इसमें रख लेना। अगर जब एग्रीमेंट खत्म होता है, जो कॉर्पोरेट कंपनी है या जो लाला कंपनी है, उसको वहां से वो स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा और लैंड विल हैव टू बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर है, जो गोदाम है, वो किसान का हो जाएगा। अगर मेरी 2 एकड़ जमीन हो और उस पर अडानी साहब आके गोदाम बना रहे हैं और उसको ना हटाएं, तो मैं उनको बोलूंगा भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे शायद खेती से इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने इस गोदाम के किराए से मिल जाएंगे। समझ गए बात मेरी आप? तो इसमें कहां से ये आ गया कि किसान का नुकसान इसके अंदर है? कानून बड़ा स्पष्ट है, आप कहानी कुछ भी बनाते हो, कानून में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि किसान की जमीन चली जाएगी। मैं और आगे पढ़ देता हूं, सेक्शन 15। फिर बोला गया कि जी इसको क्रेडिट से लिंक कर देंगे, किसान के क्रेडिट से, इंश्योरेंस से लिंक कर देंगे तो जमीन पे कब्जा हो जाएगा। Notwithstanding anything contained in section 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under this section shall be initiated against the agricultural land of the farmer। मतलब कोई भी आप रिकंसिलिएशन कमेटी, समझौता कमेटी, कोर्ट कमेटी कुछ भी डिसीजन लेती रहे, उसकी रिकवरी खेती की जमीन के विरुद्ध नहीं हो सकती। इसी कानून में दिया हुआ है, बाहर से नहीं पढ़ रहा हूं आपको, चैप्टर 5 पैरा 15 है, पढ़ लीजिए आप। कानून स्पष्ट है। एमएसपी के बारे में थोड़ी और मैं आपको जानकारी दूं। एमएसपी, ये बोला जा रहा है कि इन कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएंगे। देखिए, इस कानून में तो कम से कम ऐसा नहीं लिखा हुआ, इस कानून में यही नहीं लिखा हुआ कि आज के बाद से एमएसपी खत्म हो जाएंगे, लेकिन तर्क दिया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनियों से आप ये एश्योरेंस नहीं ले रहे कि एमएसपी पे ही खरीदेंगे। पहला कि जैसे मैंने बताया, बिल में लिखा है किसान खुद ये एश्योरेंस ले सकता है कि मेरा सामान आप एमएसपी पे लेंगे। दूसरी बात, अगर किसी सरकार को एमएसपी खत्म करना है या मंडी खत्म करनी है तो इस कानून की आवश्यकता नहीं है, बहुत से राज्य पहले ही खत्म कर चुके। तो आप इन कानूनों को काले कानून बोलते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई अगर सरकार की नीयत में खोट है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन कानून की जरूरत ही नहीं है, वो धीरे धीरे आपको एमएसपी रेट देना बंद कर देगी, धीरे धीरे एपीएमसी को सपोर्ट बंद कर देगी। और एपीएमसी तो वैसे भी स्टेट चलाते हैं, सरकार का कोई इससे ज्यादा लेना देना है नहीं। सरकार, केंद्र सरकार ने सिर्फ अभी अनुमति दी है कि आप मंडी के अलावा कहीं और सील कर लो, ठीक है। दूसरी बात कही जाए कि आप कानून बना दो कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदे तो उसको सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा कानून बन जाता है ना मित्रों, तो ये किसान के लिए सबसे घातक होगा। मैं उदाहरण देता हूं, मान लिए एक उदाहरण देते हैं सिंपल, कि एक सब्जी वाला एक ठेले पे सब्जी बेचता है और सुबह बड़ी अच्छी ताजी फ्रेश सब्जी लेके आया, उसने वो बोला कि 20 रुपए किलो, अलग अलग सब्जियां 20-30 रुपए किलो बेच दी उसने। और दोपहर के बाद वो थोड़ी सब्जी खराब हो गई, अच्छी अच्छी बिक गई। अब लेकिन अभी भी उसके पास 25-30-40 किलो या ऐसी सब्जी पड़ी है, तो क्या करता है, बोल देता है अच्छा कोई आता है भाई देख मैं 20 मुझे इतनी नहीं चाहिए, पर अगर 15 रुपए किलो देगा तो मैं ले लूंगा, तो वो बेच देता है। लेकिन अगर ये कानून बन जाए कि अगर वो 20 किलो से नीचे खरीदेगा तो उसको सजा हो जाएगी, तो कौन खरीदेगा? सेम चीज किसान की प्रोड्यूस के लिए। आज भी ऐसा होता है कि मंडी में उसका सामान नहीं बिकता, या थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है तो वो सामान कम रेट पे बेच देता है और लोग खरीद लेते हैं, या किसी की ज्यादा आवश्यकता होती है तो कम रेट पे ज्यादा खरीद लेता है। लेकिन अगर आपने कानून बना दिया कि ज्यादा रेट पे खरीदने से सजा होगी, कम रेट पे खरीदने से सजा होगी, तो क्या होगा? किसान के पास ऑप्शन आ जाएगी कि या तो 20 रुपए में बेच या नाली में फेंक। आप किसी को जबरदस्ती खरीदने के लिए तो विवश नहीं कर सकते ना। आप तय कर सकते हो जी ये एमएसपी का रेट है, इससे नीचे आप नहीं खरीदोगे, तो वो खरीदेगा ही नहीं। जितनी जरूरत है थोड़ी सी उतनी ले लेगा, बाकी बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। फिर किसान क्या करेगा? कूड़े में फेंकेगा, तो वो कूड़े से उठा लेगा। तो ये एमएसपी की जो लीगल गारंटी की जो बात चल रही है कि खरीदने वाले को आप सजा कर दो, कम रेट पे खरीदने वाले को, ये सबसे घातक किसान के लिए होगा, सबसे घातक। ऐसा काम कम से कम मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं। एक और विषय जिसपे काफी गंभीर बातचीत चल रही है, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जिसपे लोग परेशान हैं या डरे हुए हैं किसान, वो है
प्राइस गारंटी एंड एमएसपी, उसमें कुछ किसानों को या बहुत से किसानों को ये बता दिया गया कि कॉरपोरेट आपको गारंटी तो दे देगी, पर बाद में आपका सामान हो सकता है उस रेट पे ना खरीदे। देखिए, उसमें कुछ मध्य प्रदेश के कुछ कानूनों का केसेस का जिक्र किया गया, कुछ कुछ वो राजस्थान के भी शायद थे। मैं आपको वो क्लिप दिखा सकता हूँ। वो सारे जो सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट थे वो मौखिक एग्रीमेंट चल रहे थे, क्योंकि इस कानून से पहले किसान के पास कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो कंपनी आके, छोटे मोटे जो लोग वो आके कर लेते थे, अच्छा ठीक है आप ये उगा दो हम आपको दे देंगे, और बाद में भी मर्जी के हिसाब से मुकर जाते थे। अब ये कानून में जो लीगल फ्रेमवर्क मिल गया है, अगर लिखित में वो चीज़ें होगी तो किसी भी कंपनी के लिए मुकरना इतना आसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्वालिटी की बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्वालिटी का थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो जैसे अभी भी डिस्प्यूट के लिए फाइनली कोर्ट में जाना पड़ता है, तो अगर देश में रहना है तो कोर्ट तो चलेंगी, न्याय तो वहीं मिलेगा। वो मैं इशू बाद में भी डिस्कस करूंगा कि कोर्ट से लोगों को समस्या क्या है। समस्या है, जेन्युइन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत समस्याएं हैं कोर्टों में हमारी में। लेकिन बात आती है एमएसपी की, कि एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते। बड़ी मज़ेदार बात को बात बताऊँ, मुझे नहीं मालूम ये किसान ये को सरकार के प्रवक्ता क्यों नहीं समझा पाए। जब मैंने ये कानून पढ़ा तो इसी कानून में ही एमएसपी की गारंटी का तरीका दिया हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे, पढ़िए। सेक्शन 5B, पैराग्राफ बी, to ensure best value to the farmer and such price reference may be linked to the prevailing prices in the specified APMC yard or electronic trading and transaction platform or any suitable benchmark prices। मतलब मैं समझाता हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अगर करते हैं, अगर किसान चाहे तो वो जो अपना सामान का दाम चाहता है वो एपीएमसी यार्ड के रेट, जिसको कि हम साधारण भाषा में एमएसपी बोलते हैं, उससे उसको लिंक कर सकता है। कि मतलब भाई देखो, मैं अपना सामान बेचूंगा जो एपीएमसी रेट में एमएसपी रेट है उस पर बेचूंगा, उससे नीचे नहीं बेचूंगा। यही एपीएमसी में ही, यही एमएसपी की गारंटी ऐसी में आप अपने कानून में डाल सकते हो, स्वयं डाल सकते हो। जब आप एग्रीमेंट करो उसमें लिख सकते हो कि मैं रेट लूंगा वो जो एमएसपी है, उससे कंपनी बेचूंगा, और ज्यादा भी ले सकते हो। कोई कोई शक ही नहीं है इसमें। आप सामने लिखा है प्राइसेस इन स्पेसिफाइड एपीएमसी यार्ड, दैट इज नथिंग बट एमएसपी। मंडी में जो रेट है उससे कनेक्ट कर सकते हो एज ए बेंचमार्क प्राइस, खुद अपने हाथ से साइन करके। और इसमें जो एक लोगों के दिमाग में, किसानों के दिमाग में जो बात डर घर कर गया कि ये कॉरपोरेट के फायदे के लिए है, हमारे विरोध में है, उनके समर्थन में है, कम से कम कानून देखने से आउटराइट ऐसा तो नहीं लगता। ये सेक्शन 14(2) पेनल्टीज के बारे में है। अगर आप पढ़ें तो पैरा 1B1 बोलता है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट में पेनल्टी लगती है वेयर द स्पॉन्सर फेल्स, मतलब कंपनी फेल होती है, तो पेनल्टी में एक्सीडेंट टू 1.5 टाइम्स ऑफ अमाउंट ड्यू। अगर 1 लाख ड्यू है तो 1.5 लाख तक की पेनल्टी कंपनी में लग सकती है, अगर कंपनी गलती करती है। तो अगर किसान से गलती रिकवरी होती है, किसान मान लिया किसी कारण से कुछ गलती करता है, और कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है, हो सकता है, जानबूझ के भी कर सकता है, तो किसान से क्या रिकवरी होगी? इट शैल नॉट एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय द स्पॉन्सर। जितना कंपनी ने वास्तव में कुछ खर्चा किया है, अगर किया है, तो उससे ज़्यादा किसान से रिकवरी नहीं हो सकती। मान लिया कंपनी ने खेती में बीज के लिए या फर्टिलाइजर के लिए सामान दिया है या पैसा दिया है, उससे ज़्यादा खर्चा उससे नहीं ले सकता, जबकि कंपनी के ऊपर 1.5 गुना खर्चा पड़ सकता है। तो ये प्रीमा फेस अगर आप देखो तो, अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये इम्बैलेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, किसान के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी के विरोध में ये कानून 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 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर कहीं ऐसा फोर्स मेजोर, मतलब कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो किसान से कोई रिकवरी नहीं की जा सकती। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं पड़ी, कुछ भी हो गया, कोई रिकवरी किसान से नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी। वो सरकार अगर फोर्स, वो स्टेट गवर्नमेंट ने करने कर सकते हैं डिक्लेयर। तो ये तो कानून के प्रोविजंस की बात हो गई जो इस कानून में है। उसके अलावा जो कुछ जनरल जो डर हैं, चिंताएं हैं, या भ्रम है, मिथ्स, फियर्स एंड कंसर्न है, उनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके।
एक बोला जा रहा है कि बड़ी कंपनी को अगेंस्ट फार्मर्स कैसे लड़ेंगे। देखिए, ये मानना कि बड़ी कंपनी बेईमान होंगी, छोटी कंपनी ईमानदार होती है, मैं तो नहीं मानता इस बात को। या आड़ती सारे बहुत ईमानदार हैं, और जो बड़ी कंपनी कारगिल है, चाहे पेप्सिको है, चाहे इवन अडानी अंबानी को तो चलो बदनाम करते ही हम लोग, वही लोग बेईमानी करेंगे, मैं नहीं मानता। आज शहरों में और वही बड़े बड़े फार्मर यूनियन लीडर और बड़े बड़े जमींदार, किसान या राजनेता जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके जितने फ्लैट हैं या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हाईवेज के ऊपर हैं, सबसे पहला एफर्ट उनका ये रहता है कि ये किसी कंपनी लीज पे चढ़ जाए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की लीज पे चढ़ जाए, या मेरे लड़के की जॉब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में लग जाए। अगर वो कंपनियां इतनी बेईमान है तो वहाँ कैसे इनके ठीक ठाक चल रहा है। गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, और इवन अमृतसर में और नोएडा में हजारों लाखों फ्लैट कंपनियों ने किराए पे लिए हुए, हजारों लाखों रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज किराए पे ली हुई हैं। टाइम से पैसा आता है, रिटर्न एग्रीमेंट है, कहीं की समस्या भी होती होगी, मुकदमे भी चलते होंगे, लेकिन अगर ठीक से लिखित एग्रीमेंट होगा तो मैं ये नहीं मानता कि बड़ी कंपनियां सारी चोरी हैं। नहीं, इन बड़ी कंपनियों में इस देश के करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, और ये बड़ी कंपनियां करोड़ों लोगों को पैसे भी दे रही हैं, और लाखों प्रॉपर्टीज इन्होंने किराए पे ले रखी है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनके साथ, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो रिलायंस अंबानी, ये रिलायंस फ्रेश के भी चलते हैं। मुझे बताओ कितने केस है जिनमें उन्होंने मकान मालिक को पैसा नहीं दिया। तो वो किसान से बेईमानी क्यों करेंगे? ये कौन सा तर्क है? और जो किसान पूरी यूनियन मिलके पूरे देश को झुकाने पे लगी हुई है सरकार को, लगता है उनको कोई कॉर्पोरेट निगल जाएगा? मैं तो नहीं मानता। अगर 10 किसान भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, बेईमान कॉर्पोरेट की नाक कदम कर देंगे, स्पेशली अगर अच्छे से लिखित में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी बात कि जी तर्क दे दिया कि जी उन्होंने एसडीएम की रिकंसिलेशन समझौता कमेटी बना दी, तो एसडीएम तो किसान के फेवर में वो देगा नहीं, वो तो बड़ी कंपनी की सुनेगा, वो तो सरकार जो बोलेगी वो डिसीजन देगा। हम ऐसा क्यों मानते हैं? मुझे हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेसी में लोग भ्रष्ट हों, लेकिन ये मानना कि सारे एसडीएम डीएम सरकारी अधिकारी बेईमान हैं, चोर हैं, किसान विरोधी हैं, ये तो मैं नहीं मानता। किसानों के बेटे एसडीएम डीएम नहीं बनते क्या? और जहां तक बेईमानी की बात है, अभी पिछले दिनों मैंने उन्हें महाराष्ट्र में कहीं पता नहीं सरपंच के पोस्ट के ऑक्शन चल रहे थे, या बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एक सीरियल भी बना था कि सरपंच को योर और काम पति कर रहा है, तो वो तो ब्यूरोक्रेट नहीं है। तो ये मान लेना कि एसडीएम के पास मामला जाएगा तो किसान के हक में फैसला आ ही नहीं सकता। आज भी मैंने पहले बताया था, मंडी एक्ट में भी अगर समझौता होता है वो भी एसडीएम के ही ऑफिस में होता है, और वहां उसको सिविल कोर्ट की पावर नहीं है। समझ रहे मेरी बात आप? तो ये हो सकता है, कंसर्न है कि एसडीएम डीएम कुछ लोग ऐसे जो होंगे वो बड़ी कंपनी की बात सुन सकते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकारों के अंडर आ रहे हैं तो राज्य सरकार को पलट दो ना। जब आप धमकी दे सकते हो कि मोदी सरकार को 302 पे ले आएंगे, तो राज्य सरकारें कैसे एसडीएम डीएम को ये छूट दे देंगी कि वो किसान के विरोध में फैसला देता रहे? ये बात मैं नहीं मानता। आप माने, आपकी इच्छा है। कोर्ट प्रोसीजर एंड डिले, देखिए कोर्ट प्रोसीजर एंड डिले सच्चाई है इस देश की, उसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून हो या ना हो, ये बात सच है कि इस देश में अदालतों में लोग, सिर्फ किसान नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, छोटे इंडस्ट्रिस्ट भी, सड़क पे झगड़ा हो जाता है आपस में, किसी का लड़मार पिटाई हो जाती है, पड़ोसी भी सालों साल कोर्ट में चक्कर काटते हैं। निर्भया के केस में क्या हुआ हमें मालूम है, उनकी माता पिता ने कितने वहां कोर्टों में चक्कर काटे, तब जाके उनको सजा हुई। बड़े बड़े टेररिस्ट केसेस के अंदर भी 20-20 साल तक सरकार निर्णय नहीं ले पाती। उसका इस कानून से जो कोर्टों का भय लोगों को दिखाया जा रहा है, किसानों को दिखाया जा रहा है, इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो इस देश की सच्चाई है, और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड जुडिशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही है। जहां कहीं शरिया ला हो या वामपंथी ला हो कि सिर में गोली मार दी, बंदे को खत्म कर दिया, बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर तो कोर्टों का रोल है। अगर मंडी एक्ट में भी कोई प्रॉब्लम होती है, बेईमानी होती है, तो मैंने जैसे पहले बताया, किसान को कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आप जब तक लोकतंत्र में रह रहे हो, देश में रह रहे हो, खराब है, ठीक है, अच्छी है, बुरी है, कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। इस कानून से उसका क्या लेना देना है? सिर्फ इसी कानून के बारे में भय क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि इसमें तो लिखित कॉन्ट्रैक्ट का जाकर किसान लड़ सकता है, दिखा सकता है कि देखो जी ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तीसरी बात, बोला जा रहा है कि ये किसान आंदोलन पूरा गैर राजनीतिक आंदोलन है, हम किसी राजनेता को अपने इसमें नहीं आने दें। झूठ बोलते हैं बिल्कुल। 40 में से जो 26 यूनियन लीडर सरकार से जाकर मिल रहे हैं,
सारे के सारे वामपंथी राजनीतिक पार्टियों के साथ रहे हैं, टिकट लेके चुनाव लड़ चुके हैं, पैसे लेते हैं, माओवादी लेनिनिस्ट, मैं नाम पूरी लिस्ट गिनवा सकता हूं इससे लेकर आप तक। ये राजनीतिक आंदोलन है शुद्ध रूप से, कम से कम वो जो यूनियन खड़ी है शुद्ध रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। वो हो सकता है वो राहुल गांधी को अलाउ ना करें, अमरिंदर सिंह को अलाउ ना करें, पर जो वो नेता बैठे हैं वो सारे घोर राजनीतिक वामपंथी लोग हैं। तो ये आंदोलन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक है। और किसान का उसको बहकाकर भरमाकर, जैसा कि मैंने बताया, कानून के बारे में झूठ बोलकर भरमाया जा रहा है, उसमें ना पड़े, कोई लाभ नहीं होगा। कानून पढ़े, कानून ठीक है, कुछ परिवर्तन उसमें सरकार को करने चाहिए, सरकार मान गई है। परिवर्तन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है कुछ चीजों में जिनमें कंफ्यूजन है। कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। जो ये बोल रहे हैं कि जी आप बोल रहे हो 12 चीजें खराब है, कोई चीज खराब नहीं है इसमें। सरकार ने सिर्फ बोला कि हाँ हम शायद 2 लाइन लिखी है, 4 लाइन लिख के स्पष्ट कर देते हैं, प्रोविजन नहीं रहेंगे। तो मेरा किसान भाइयों से और ये नागरिकों से ये अनुरोध है कि भाई ये कानून कोई खराब नहीं है, इतने खराब नहीं है, किसान विरोधी तो बिल्कुल नहीं है, और काले कानून तो है ही नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ये कानून के हिसाब से एग्रीमेंट करो, सामान बेचो, और नहीं चाहो तो जैसा आप कर रहे हो वैसा ही करते रह सकते हो। अगर मेरी बात आपको ठीक लगी, समझ आई, पसंद आई, तो अपने मित्रों से, परिवार में इसको शेयर करें, लोगों को जानकारी आने दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।